Hey everyone, welcome back. Let's start without wasting the time. July 2018. The first question is, which one of the following combinations gives a correct reason for including philosophy of education in teacher education curriculum? ध्यान देना, सिर्फ टीचर एजुकेशन नहीं कहा है, टीचर एजुकेशन करिकुलम, यानी टीचर्स को जो ट्रेन किया जाता है उसमें जो करिकुलम सेट किया जाता है उसमें जो फिलॉसफी है उसको जो इंक्लूड किया जाता है उसका रीज़न पूछा गया है। ठीक है, उसका रीज़न पूछा गया है। फिलोसफी इज़ एन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन। ये बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए ये कंसेप्ट दिया गया है, क्योंकि फिलोसफी एक ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, ये हम सबको पता है। बट जो टीचर एजुकेशन करिकुलम है, क्या हम फिलोसफी सबसे पुराना है, डिसिप्लिन है, इसीलिए इसको इंक्लूड करते हैं? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। ये फिलॉसफी एक ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है हमारा, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रीज़न पूछा गया है कि हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है उसको टीचर एजुकेशन करिकुलम में क्यों इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, वाई वी इंक्लूड इट, कि वो सबसे पुराना है, क्या हम इसलिए इंक्लूड करते हैं? सपोज करो सबसे पुरानी चीज़ है बट वो अच्छी नहीं है, तो हम क्या चेंज नहीं करेंगे? तो ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं है कि वो एक पुराना डिसिप्लिन है। बाकी जो हमारे जो एजर्शंस रीजंस आते हैं उसमें अगर ये स्टेटमेंट आती है तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ये। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से आप ए को हटाइए और डायरेक्टली आंसर चूज कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टांस टू बी टेकन बाय अ टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्ट लिस्ट एजुकेशन? एग्जिस्ट लिस्ट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, बेसिक जो एम होता है एग्जिस्ट लिस्ट जो एजुकेशन है उनका, टू डेवलप अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू फ्री चॉइस। ध्यान रखना, दोबारा से सुनिए, टू डेवलप अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू फ्री चॉइस। ठीक है, और जो एजुकेशन है वो क्या करती है, वो बनाती है एक स्टूडेंट को इस एबल कि उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है और गोल हैं उसके बियॉन्ड वो पहुंच सके। एग्जिस्ट लिस्ट क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि सोशल एजुकेशन क्या होनी चाहिए, टीच की जानी चाहिए, टू रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फॉर ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। वैल्यूज़ क्या है, सब्जेक्टिव और पर्सनल हैं। नेक्स्ट वन इज, प्रेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टमक। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रेयर कभी नहीं की जाती खाली पेट, खाली पेट पूजा भी नहीं कर सकते हम। ये स्टेटमेंट किसने दी है? प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। माया टेक्स कॉन्ट्ररी व्यू टू ब्रह्मा, ये भी बहुत बार स्टेटमेंट आ चुकी है। तो ये क्या है, ए करेक्ट है हमारा, बट आर जो इसका रीजन दिया गया है वो क्या है, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो करेक्ट तो है, रीजन देखिए, माया क्रिएट्स अ इल्यूजन वर्ल्ड। ठीक है, माया क्रिएट करती है इल्यूजन वर्ल्ड, बट माया टेक अ कॉन्ट्ररी व्यू टू ब्रह्मा, क्या इसको एक्सप्लेन कर रही है? ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। दैट्स वाई बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछा गया है कि सिलेक्ट करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कंसेप्ट जो कि बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट कौन करता है? हमने सुना है जो स्कूल में बच्चे एंट्री करते हैं उस सेरेमनी को पबजा बोलते हैं, बुद्धिज्म के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो है वैबशिक जो है इसी से रिलेटेड है हमारा। आप यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ सैयदवादा और अनेकांतवादा, ये दोनों ही किससे रिलेटेड हैं? हमारे जैनिज्म से रिलेटेड हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है कि ये दोनों क्या हैं, जैनिज्म से रिलेटेड हैं, एंड रेस्ट आर किससे रिलेटेड है? हमारे बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कॉज ओनली, इफेक्ट ओनली की बात की जाती है। जो हमारा कृषा है वो नो कॉज नो इफेक्ट है, जिसको सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद प्रकृति जो इक्विलिब्रियम को दिखाती है, जो कि सिर्फ कॉज है, जो कारण है चीज़ों का, जिसमें कि सात्विक राजस तामसिक गुण आते हैं, इन सबको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हमारा इफेक्ट क्या होता है? बुद्धि मेहनत हमारा इफेक्ट होता है। अहंकारा जो एक्शंस हैं, ठीक है, वो कॉज एंड इफेक्ट बोथ दोनों होते हैं। तो नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ये हमारा कौन है? पुरुषा है। तो इस तरह से कॉज ओनली क्या है? सिर्फ हमारी कॉज जो है हमारी प्रकृति है, और इफेक्ट किस पर आता है? हमारा बुद्धि पर। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है? अहंकारा एक्शंस है, वो कॉज भी है और इफेक्ट भी है।
अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन, गांधीयन एजुकेशन का अल्टीमेट एम क्या है? ह्यूमन बीइंग को प्रमोट करना, दैट्स ऑल। अरविंदोज आइडिया ऑफ सुपर माइंड इम्प्लीमाइज। अब जो सर अरविंदो हैं, श्री अरविंदो, मैंने आपको जो वीडियो थी उसमें, जो रिवीजन वीडियो थी उनमें जो थिंकर्स थे इनकी मेन मेन बातें बताई थी, मेन मेन जो इनके वर्क्स थे उनको लिखवाया था, तो उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इनका क्या है कि टीचर को इस तरह से अपलिफ्ट करते हैं, उनको अवेकन करते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बीइंग की वो अपलिफ्ट होकर आए, सामने आए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी। 9th क्वेश्चन में एजे अय्यर की बात की जा रही है। देखिए ये आपको करने पड़ेंगे लर्न। अब यहाँ से जो एजे अय्यर की बात हो रही है वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है, हमारे लॉजिकल पॉजिटिविज्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा कहीं पर और इनको एक दिन छोड़ के एक दिन रिवाइज करते रहिएगा। ये जल्दी रिवाइज करेंगे आप इनको जल्दी 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 3 बार, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। लॉजिकल जो पॉजिटिविज्म है अय्यर है। उसके बाद विटेंसियन किस में होते हैं, जो लिंग्विस्टिक एनालिसिस है उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। उसके बाद हमारे रूसेल जो हैं, रूसेल लॉजिकल एटोमिज्म के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जी.ई. मॉरे, ठीक है, न्यूरलिज्म के लिए जाने जाते हैं हमारे मोरे। तो इनको आप लिख लीजिए आमने सामने और इनको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साल्वेशन, गॉड, इनके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। और अब नहीं की बात कर रहे हैं, बी असेंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? 3 और 4, क्योंकि ये इनके बारे में बात नहीं करते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अडेप्टेशन को दिखाता है हमें, कि अडेप्ट करते हैं हम जो करंट की नीड्स होती हैं लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम उसी को तो अडेप्ट करते हैं और उसी को मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। अब फैक्टर्स बताने हैं जो कि हमारे जो एजुकेशन है उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं इंडिया में। इंडिया में कौन कौन से रीज़न हैं? तो इंडिया में जो हमारा फर्स्ट है हाई इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशनल लोन, ये बिल्कुल भी एक रीज़न नहीं है कि हाई इंटरेस्ट पर रेट मिलता है एजुकेशनल जो लोन है वो, ठीक है। तो आप 1 अगर रिमूव करेंगे वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट डिडक्ट हो गया है। उसके बाद सेकंड है रीजनलिज्म। देखो ये बिल्कुल हमारी जो रीजनलिज्म है वो बेटर करता है अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम एजुकेशन को देखें तो। फिर जो हमारी अर्बन लाइफ है वो, उसका वे ऑफ लाइफ बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता है कि हमारी प्रोग्रेस जो है एजुकेशन में वो स्लो डाउन हो जाए अर्बन वे ऑफ लाइफ से। अर्बन में क्या बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते या वो रिच नहीं हो सकते, तो ये मैटर नहीं करता है कि अर्बन है रूरल है, ठीक है। तो ये जो हम 3 को अगर रिमूव करते हैं तो बी और सी ऑप्शन डिडक्ट, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं, सो सोशल मोबिलिटी होती क्या है? जब क्या किया जाता है, सोशल मोबिलिटी जब कोई चेंज किया जाता है, कोई चेंज मूवमेंट होता है किसी सोशल पोजीशन में, सोशली किसी पोजीशन में कोई चेंज होता है और उसके कारण कोई मूवमेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज सोशल मोबिलिटी। इज इट क्लियर? तो जो इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए स्कूल से लर्नर का विड्रॉल होना, पेरेंट्स के द्वारा शिफ्ट हो जाना स्कूल का, अ फार ऑफ प्लेस, वीकेंड विजिट करना, तो ये सब क्या है? नॉर्मल आपको क्या बताई जा रही हैं? मोबिलिटी बताई जा रही है। सोशल मोबिलिटी की अगर बात करें तो डिस्प्यूटिंग विलेज यूथ्स इन इंडियन आर्मी, अब डिप्यूटाइज कर दिया गया है किसी विलेज यूथ को इंडियन आर्मी में, यहाँ पर उसकी सोशल मोबिलिटी हुई है और उस मोबिलिटी के कारण वो क्या है, वहाँ पर गया है इंडियन आर्मी में। कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइज, अब इक्वलाइजेशन की बात की जाती है एजुकेशन में तो हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं लर्नर्स को वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिले। उनको बुक और यूनिफॉर्म दे देना ये कोई उनको अपॉर्चुनिटी नहीं हुई, ठीक है। उनको स्टडी के लिए एनकरेज करना ये भी कोई इक्वलाइजेशन नहीं है। उसके बाद लर्निंग जो कंडीशन है बोर्ड एग्ज़ाम में,
एग्ज़ाम पे बिल्कुल फोकस नहीं करती है। हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं अगर इक्वालिटी में, तो हम क्या होता है, रिसोर्सेज इस तरह से प्रोवाइड कराए जाए सभी लर्नर्स को कि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो वो। अब 15th जो क्वेश्चन है वो हमें क्या पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन बताना है जो रिप्रेजेंट करता है डिसएडवांटेज सेक्शन को इंडियन सोसाइटी में। किन किन सेक्शन को डिसएडवांटेज माना जाता है, रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए, क्योंकि जो ट्राइब्स हैं, उसके बाद हमारी जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो हमारे, उसके बाद लेबरर्स हैं, उसके बाद जो हमारे क्या हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इनको डिसएडवांटेज सेक्शन में माना जाता है। क्योंकि रीजनल ग्रुप्स, देखिए धार्मिक जो ग्रुप्स होते हैं जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये कोई डिसएडवांटेज सेक्शन नहीं होता है, नहीं माना जाता है। ठीक है, अब सिटी के जो ड्वेलर्स हैं उनको भी नहीं माना जाता है, तो स्लम जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको माना जाता है। तो ट्राइब्स हो गए, स्लम हो गई, शेड्यूल कास्ट हो गए, ठीक है, लेबरर्स हो गए, इनको डिसएडवांटेज सेक्शन में माना जाता है इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग। 16th क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जो फोकस करता है फिजिकल डायमेंशन पे। अब फिजिकल पे बात करें तो देखो, डेवलपमेंट तो क्या है, ग्रोथ को, और जो हमारी डेवलपमेंट है कॉन्टीन्यूस, जो चेंजेस आते रहते हैं लर्निंग में, उन सब को इंक्लूड करता है। ठीक है, अब चेंज आना, किसी भी चीज़ में चेंज हो सकता है। अब लर्निंग का कंसेप्ट तो रिलेटेड ही नहीं है फिजिकल से हमारा, तो चेंज, अगर हम बात करें फिजिकल डायमेंशन की, तो चेंज देखिए, अगर चेंज डेवलपमेंट का तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ठीक है, लर्निंग का नहीं हो सकता। अब चेंज में ये लग सकता है कि बॉडी का चेंज होना, बट चेंज तो क्या होता है, कॉग्निटिव भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, इमोशनली चेंज भी हो सकता है। तो जो ग्रोथ है सिर्फ वही है जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे फिजिकल डायमेंशन को। आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, सिलेक्ट फ्रॉम द कॉर्ड टू द आंसर। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले प्रॉब्लम को फेस किया जाएगा, फेसिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा, फिर आइडेंटिफाई किए जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स को, उसके बाद परसीव किया जाएगा उसके डिफरेंस को, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा कॉमन और नॉन कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको, फिर अंडरस्टैंड किया जाएगा क्रिटिकल जो फीचर्स हैं उनको लास्ट में। ठीक है, उसके बाद 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, for ensuring effectiveness in organizing educational programs, which area of individual differences in students will be of optimal value। देखिए, ऑप्टिमल वैल्यू की बात की जा रही इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक है ये स्टूडेंट की, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही तो हम कहते हैं हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है। Below is the given list for 5 type of learning, indicate of hierarchy arrangement। देखिए यहाँ पर सिग्नल लर्निंग, उसके बाद चेन लर्निंग, रूल एंड कंसेप्ट, एसआर लर्निंग। ये शायद आपको स्टोरी अगर नहीं सुनी है तो प्लीज़ सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गैगने का, और इसकी स्टोरी बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाई थी कि पहले एक लड़के ने कोशिश की सिग्नल देने की, बट वो नहीं कर पाया, फिर एसआर, उसने चॉकलेट देने की कोशिश की, वो नहीं मानी तो उसने चेन दी, चेन से नहीं मानी तो वर्बली उसने एक लेटर लिख कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने उसको कंसेप्ट को क्लियर करते हुए उसको रिस्पॉन्स देकर बताया और उसके कंसेप्ट को क्लियर किया और कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टोरी के थ्रू मैंने इनको सीक्वेंस को कराया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या दिया गया, सिग्नल दिया गया, तो सिग्नलिंग लर्निंग। उसके बाद सेकंड एसआर, चॉकलेट दी गई, ठीक है, स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया। उसके बाद चेन दी गई, चेन के बाद क्या हुआ, वो वर्बल गया, वर्बल इसमें गिवन नहीं है, तो उसके बाद क्या आई, फिर हमारे पास कंसेप्ट लर्निंग आई, उसके बाद रूल बनाया गया और रूल के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारी ये लर्निंग है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट्स ऑफ रिवाइज्ड बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये हमारी कौन सी है, फील्ड कॉग्निशन मॉड्स, जिसको रिवाइज किया गया था टॉलमैन सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद 21st क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑटोनोमस ऑफ मोटिव्स फंक्शंस किसने दिए हैं, हमारे एल्पर्ट ने दिए हैं। Which of the following principles is used in shaping behavior in Skinner's operant conditioning? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा
ये स्किनर की बात कर रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्या है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का एक प्रिंसिपल है। अब डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट और सेकंड है, देखिए वेलनेस लाइफस्टाइल, गिविंग टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम, यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं क्योंकि इनको कभी भी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अन्नमाया कोशा, अन्न अनाज से रिलेटेड है, तो इसको डायरेक्टली कि कंक्रीट हमारी बॉडी को अनाज की ज़रूरत है, ठीक है, और वो कहाँ पर उगता है, अर्थ। नेक्स्ट वन इज प्रण माया कोशा। अब प्रण से रिलेटेड है, तो क्या है, ये स्टेट बॉडी जो सबटल और कंक्रीट बॉडी ऑफ वाटर, इनकी बात करते हैं, ठीक है। अब मनोमाया, मन से रिलेटेड है। अब मन में क्या होता है, फायर भी होती है, हमारे मन में कई बार जलन भी होती है, दूसरों को देखकर होती है, कई बार खुद पर होती है, ठीक है। तो मन से रिलेटेड है, तो फायर को ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इनको मैच कीजिए। कैजुअल बॉडी और एयर की बात होती है, तो विज्ञान माया की बात की जाती है। अब विज्ञान है, ठीक है, वो कैजुअल बॉडी और एयर, ये ध्यान रखना, साइंस विज्ञान हमारा इससे रिलेटेड है, कैजुअल बॉडी और एयर। क्वेश्चन फिर से हमारा हल की थ्योरी से है, हल री इन्फोर्समेंट थ्योरी, जो हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, एक्जिटेटरी पोटेंशियल, ठीक है। 26th क्वेश्चन फिर हमारा है रिवॉर्ड ट्रेनिंग, एस्केप ट्रेनिंग, एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग, ओमिशन ट्रेनिंग। तो जो हमारा रिवॉर्ड है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्स मेड होता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। देखो रिवॉर्ड दे रहे हैं, फिर भी क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उसके बाद क्यू जो है प्रेजेंट है और रिस्पॉन्स मेड है। एस्केप ट्रेनिंग में क्या है, क्यू तो एब्सेंट है, ठीक है, रिस्पॉन्स मेड है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। एक्टिव अवॉइडेंस में क्या होता है, एक्टिव अवॉइडेंस के थ्रू क्यू प्रेजेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अराइविंग एट क्लासिकल कंडीशनिंग। पहली बात, क्लासिकल कंडीशनिंग माइंड में आते ही ध्यान रखना मेरे एग्जाम्पल को, क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है, पेवलोव की, क्योंकि क्लासिकल डांस तभी होता है, ऐसी कंडीशन दी जाती है कि डॉग को सामने देखकर क्लासिकल डांस याद आ जाता है, ठीक है। तो क्लासिकल क्या है, पेवलोव के द्वारा है, ठीक है। माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि क्लासिकल है तो क्या है, क्लासिकल डांस सिर्फ डॉग करा सकता है हमसे। तो उसके बाद 27th में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, CS और US पेयरिंग की बात की जाती है, ठीक है। कंडीशनिंग जो स्टिमुलस है एंड कंडीशनिंग जो स्टिमुलस है, क्योंकि यहाँ पर बैल और खाना, ठीक है, उसको स्टिमुलस की तरह यूज़ किया गया था, उनकी पेयरिंग को, नंबर ऑफ पेयरिंग। उसके बाद 28th क्वेश्चन में क्या है, जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने कौन से लॉ को रिवाइज किया था, तो उन्होंने अपने लॉ ऑफ इफेक्ट को रिवाइज किया था। मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एंड ऑप्टिमल एज लेवल इज कंसिडर्ड पर्टेन्ड, ठीक है, उसको किसको पर्टेन्ड किया जाता है, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ही होती है, ठीक है, जिसको ऑप्टिमल एज लेवल पर क्या किया जाता है, पर्टेन किया जाता है। उसके बाद 30th क्या है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की किसने दी है, हमारे बर्न्ट ने दी है। नेक्स्ट हम गाइडेंस की बात करते हैं। गाइडेंस में क्या होता है, वो काउंसलिंग जो होती है उससे बहुत नॉर्मल होता है। काउंसलिंग बहुत ही क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कह सकते हैं, सिस्टमेटिक कह सकते हैं, मैनेज्ड कह सकते हैं। बट गाइडेंस क्या है, नॉर्मली हम अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें दे सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें दे सकते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, इंडिविजुअल बेस्ड होती है, वो प्रॉब्लम बेस्ड नहीं होती है, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं देखते, वो इंडिविजुअलिटी को, मैं हूँ अपनी बेटी को एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है, या मेरी मम्मी मुझे एडवाइस दे रही है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे है, वो किसी प्रॉब्लम के बेसिस पे हमें एडवाइस नहीं दे रही है, बट हमारे बेसिस पे कि हम उनके बच्चे हैं, वो किसी पड़ोसियों को जाकर एडवाइस नहीं दे रही हैं, ठीक है, उनको गाइड नहीं कर रही हैं। तो इसी तरह से ध्यान रखना, गाइडेंस इज़ अ पर्सनल हेल्प। ये क्या होती है, एक पर्सनल हेल्प होती है, बिल्कुल होती है, सेल्फ रेगुलेशन भी होता है। गाइडेंस फोकस ऑन द प्रॉब्लम रेदर देन इंडिविजुअल। अब ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, गाइडेंस फोकस ऑन प्रॉब्लम, कि गाइडेंस जो है फोकस करती है प्रॉब्लम पे, जबकि इंडिविजुअलिटी पे नहीं करती, बल्कि होता उल्टा है कि काउंसलिंग तो फोकस करती है प्रॉब्लम पे
और इंडिविजुअलिटी से कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप काउंसलिंग के लिए किसी डॉक्टर के पास गए हैं, किसी काउंसलर के पास गए हैं, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है आप किसके मम्मी हैं, किसी की बुआ हैं, या कोई उसकी अटैचमेंट नहीं है आपसे, ठीक है। वो सिर्फ आप उसको प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपको सोल्यूशन देंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम की बात की जाती है। यहाँ इंडिविजुअलिटी की बात होती है। तो यहीं से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, यही बात पकड़िएगा इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट 32nd अगर क्वेश्चन को देखें हम, तो एक टीचर है जो डिस्कस कर रही है डेप्थ में प्रॉब्लम को और चैलेंजेस को जो फेस किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, विद अ व्यू टू हेल्प हिम और हर, कि उनको हेल्प की जाए, वो उन स्टूडेंट्स की हेल्प करे टू अराइव एट डिसीजन लेने में। तो मॉडलिटी ऑफ गाइडेंस क्या है ये भाई? ऑब्वियसली यहाँ पर कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, वो सभी की क्या कर रही है, बात को सुन रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ बात की जा रही है डेप्थ में प्रॉब्लम की। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पर डेप्थ में प्रॉब्लम की बात की जा रही है। तो ये गाइडेंस कौन सी हो गई है? ये काउंसलिंग टाइप हो गई है हमारी, कि काउंसलिंग की टाइप है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करेगी एक टीचर की, क्या प्रॉब्लम बार बार स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एट अ गाइडेंस कैरियर कैन बी यूज फॉर ascertaining prospective सक्सेस इन द चूजन ऑक्यूपेशन। तो ये कौन सा होता है? डिफरेंट एप्टीट्यूड, कि किस तरह का एप्टीट्यूड है, वो किस एरिया में जाना चाहते हैं, क्या ऑक्यूपेशन चूज करना चाहते हैं, और किसके बेसिस पे करना चाहते हैं। तो ये क्या होता है? डैट, DAT, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी होता है, जो डिज़ाइन किया जाता है मेजर करने के लिए ग्रेड 7 to 12th, 7th क्लास से स्टार्ट किया जाता है और 12th तक होता है ये, जहाँ पर सेट किया जाता है 7 to 12th होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स का। और कुछ एडल्ट होते हैं कि एबिलिटी टू लर्न और सक्सेस इन सिलेक्टेड एरिया, ठीक है, कौन सी एबिलिटी है, किस एरिया में ये सक्सेस पा सकते हैं। तो डैट क्या है? लेटेस्ट कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट है हमारा। नेक्स्ट में फिर से काउंसलिंग की बात की जा रही है, काउंसलिंग सेशन की बात की जा रही है, वो भी नॉन डायरेक्टिव में, कि जो डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं है, नॉन डायरेक्टिव, जहाँ पर काउंसलिंग को भी क्या किया जाता है, सेंटर माना जाता है। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्टली हमें पता चल रहा है एक रेपो जो है वो बिल्ड करनी पड़ती है क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के साथ, ठीक है। फॉर एन इफेक्टिव नॉन, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, सेशन होता है, उसमें एक रेपो क्लाइंट के साथ इस तरह से डेवलप की जाती है कि जो काउंसलिंग है, जो उसको बहुत ध्यान से सुने और सपोर्ट करे और उसको फिर एडवाइस दे, ठीक है, और उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को। उसके बाद ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस की बात करें तो वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ध्यान से सुनना, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन देना, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड ऑफ वर्क, पूरे वर्ल्ड में जो काम हो रहा है, काम की इंफॉर्मेशन देना। प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड सुटेबल एंगेजमेंट एज पर द वोकेशनल, ठीक है। और जो फॉलो अप सर्विस होती है वो क्या करती है? टेक अप अ व्यू ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड आफ्टर एंट्री इनटू अ स्पेसिफिक जॉब, ठीक है, एंट्री करने के बाद जो स्पेसिफिक जॉब में। और इन्वेंट्री की आप सबको पता है, इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस कौन सी होती है? जो कि इन्फॉर्मेशन देती है कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस के बारे में किसी भी पर्सन की। इंडिविजुअल इन्वेंट्री की जब बात की जाती है तो वो क्या है, वो मेन इसकी सर्विस क्या है कि इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 36th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा एक कॉलेज लाइब्रेरियन है जिसने प्लान किया है टू परचेज द बुक्स इन कीपिंग इन द व्यू द डिमांड ऑफ डिफरेंट बुक्स अमंग स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी सुटेबल फॉर दिस पर्पज। तो ऑब्वियसली मीडियन, हम क्या निकालेंगे उसके लिए? मीडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है कि मेन जो डिफरेंस पूछा जा रहा है, जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है और फील्ड एक्सपेरिमेंट है। लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं प्रैक्टिकली, और जो फील्ड पर जाकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल, जो एक्स्ट्रानोज वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर उनको कंट्रोल किया जाता है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रानोज जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है दोनों में। इन्वेस्टिगेटर चाहता है
कि कंडक्ट करे स्टडी ऑफ असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन of RTE Act 2009, which of the following research tool would be more suitable? अभी किसी से अगर हमें जानना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चनेयर तैयार करना पड़ेगा, क्वेश्चनेयर फिल करवाना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल से, क्योंकि जो क्वेश्चनेयर होते हैं वो सेट ऑफ प्रिंटेड होते हैं, रिटन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, विद चॉइस ऑफ आंसर, उसमें आंसर की चॉइस होती है, और उससे हमारा जो सर्वे है और जो स्टैटिकल स्टडी है उसका जो पर्पस होता है उसको कहीं ना कहीं हम अचीव कर सकते हैं उसकी हेल्प से। अब ये 0.5 लेवल की बात करें तो क्या होता है, सिग्निफिकेंट लेवल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यानी कि इतना कम एरर है, यानी कि चांस जो है 95% क्या है, डिफरेंस अक्कर होने के किसी सैम्पलिंग एरर है वो क्या है, नहीं होगा, तो सिर्फ 5% चांस है यहाँ पर कि जो है एरर होगा, 95% चांसेस क्या हैं कि एरर नहीं होगा। ये तो डायरेक्टली हमें पता है आंसर का। यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है हमारा, यानी कि जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है वो हमारा किससे रिलेटेड है, क्रूशवल वॉलिन एच टेस्ट से रिलेटेड है। डिपेंडेंट टी टेस्ट ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इनको भी नोटबुक पे एक पेज पे लिख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल हैं, आप कहें तो मैं वैसे नॉर्मली बता देती हूँ, बाकी मैंने सोचा है या तो आज नहीं तो प्रोबेबली कल मैं 2 से 3 जो इकट्ठे जो वो होंगे प्रीवियस ईयर्स, जैसे 2019 है, 2018 है, 17 है, 16 है, आई थिंक 17 में बहुत रेयरली आई थिंक एक या 2 आए होंगे, अदरवाइज 17 में जो है न्यूमेरिकल नहीं आए थे, जैसे 19 दिसंबर में नहीं आए थे, ठीक है, तो उनको इकट्ठा करके और मैं एक साथ करा दूंगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेरिएबल्स की बात की जा रही है, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में, तो कौन सी स्टेटमेंट है, देखिए हमें नहीं पता एक्स कोज है वेरिएशन वाई है, वाई कोज है या एक्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, 2 वेरिएबल्स की बात की गई है जो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव बताए गए हैं उनके बीच कोरिलेशन, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा कि वो दोनों वेरी करते हैं, रीज़न चाहे एक्स है या वाई है बट दोनों एक दूसरे से वेरी करते हैं। अब नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। नॉमिनल इज रिलेटेड टू जैसे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन इन कोरिलेशन, ठीक है, ऑर्डिनल है, उसके बाद इंटरवल है, उसके बाद रेशो है जो कि सब कुछ इंक्लूड करता है अपने आप में, जो रेशो है हमारा वो उन ऊपर वाले चारों की क्या करता है, करेक्टरिस्टिक्स को ऐड करता है। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा रेशो स्केल की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होगा, जैसे कि स्पीड ऑफ स्टूडेंट्स इन रिटर्न वर्ड्स पर मिनट, तो ये रेशो स्केल से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये आंसर 47th क्वेश्चन क्या कहता है कि नेगेटिवली स्क्यूड कर्व है जो ऑब्टेन करता है आफ्टर टेस्टिंग स्टूडेंट, करेक्ट क्या बतानी है हमें, इन्फ्रेंस बतानी है, डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट, तो डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट कैसी होगी, टेस्ट तो बहुत ईजी होगा, ठीक है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट एंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ अ पॉपुलेशन इज टेक्निकली कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटाज में डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन को। उसके बाद 49th क्वेश्चन को देखें हैं, एस्टिमेट करनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन शुड बी मैट, कौन सी कंडीशन मैट होगी, तो फर्स्ट क्या दिया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कोरिलेट हाई विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये दिया गया है हमारा जो है फर्स्ट। सेकंड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड करेक्ट कोरिलेट लो विद वन अनदर, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है शुड कोरिलेट, वो कोरिलेट करेगा लो विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है, मेट करती हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट सैंपल की अगर बात करें 95 टाइम्स क्या ट्रायल दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 0.5, हमें अगर ये दिया गया है तो 95% चांसेस हैं एरर ना होने के, ठीक है, और अगर हमारे पास 95 दिया गया है तो इतने चांसेस हमारे क्या हैं, एरर होने के हैं।
यहाँ पर हम बात करें एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग किस पर फोकस करता है, पार्टिसिपेंट्स विद यूनिक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एक्सट्रीम केस है। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या कहता है, पर्पसिव सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सबको पता है आपको, ठीक है। तो वेयर सैम्पल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उसके पर्पस के और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है। और इट अकर व्हेन एलिमेंट सिलेक्टेड फॉर द सैंपल आर चूजन बाय द जजमेंट के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है फॉल ऑफ द रिसर्चर की जो जजमेंट होती है। और स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या कहता है, जहाँ पर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट करते हैं अदर पार्टिसिपेंट्स को, यानी कि जैसे हमने कोई ऐसा बंदा पकड़ लिया इस एरिया से रिलेटेड जहाँ हमें रिसर्च पर जाना है, ताकि वो ऑटोमेटिकली क्या होता चला जाए, कनेक्ट होकर हमें जो है आंसर मिलते चले जाएं, ठीक है, स्नोबॉल की तरह। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो पीयर रिव्यू होता है वो इन्वॉल्व करता है सब्जेक्टिंग, ठीक है, सब्जेक्टिंग को ऑथर्स की जो स्कॉलरली वर्क होता है, रिसर्च होता है, ठीक है, दूसरे एक्सपर्ट्स के द्वारा होता है जो सेम फील्ड में किया गया होता है, वो कितना वैलिड है, किस तरह से इवैल्यूएट किया गया है, ठीक है, उसकी सुटेबिलिटी क्या है पब्लिकेशन के लिए। तो जो पीयर रिव्यू है ना, वो हेल्प करता है पब्लिशर को डिसाइड करने में कि उसका जो वर्क है वेदर वर्क शुड बी एक्सेप्टेड, कि वो वर्क जो है एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। तो राइगर रिफ्लेक्टेड ऑन रिपोर्टिंग द रिसर्च। यहाँ पर क्या है, एरर की हम बात कर रहे हैं, 10 द डिक्रीज सैम्पलिंग एरर को किस तरह से डिक्रीज किया जा सकता है। ऑब्वियसली ऑब्टेन करके रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग को, जो हमारा सैम्पलिंग एरर है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल है वो एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का जो कि एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है एक लार्ज एंटिटी को, आर यू गेटिंग मी, पूरी लार्ज एंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होगा, किस तरह से, क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है वो कंपेयर करता है, मींस जो दो अनरिलेटेड ग्रुप्स होते हैं एंड ऑन द सेम कॉन्टिन्यूस और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो ये क्या है, एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, यहाँ न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी कौन सी थ्योरी की बात करता है कि जहाँ पर असेस किया जाए एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो वो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के रिगार्ड क्या कर रहे हैं, उनका किस तरह का एटीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट करेगा हमारी किसको, ऑब्वियसली हमारी कौन सी थ्योरी को करेगा, हमारी ग्राउंडेड थ्योरी को, क्योंकि जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो एक सिस्टमेटिक मैथडोलॉजी होती है सोशल साइंस में, जो इन्वॉल्व करती है कि थ्योरीज़ को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, किस चीज़ के थ्रू करना है, मैथडोलॉजिकल जो गैदरिंग होती है, डाटा को एनालाइज करना होता है, अप्रोचेस लगानी होती है रिसर्चर को, ठीक है, थ्रू बैक जाना पड़ता है, लिटरेचर को रिव्यू करना पड़ता है रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं थ्रू आउट द डाटा कलेक्शन एनालिसिस, ये सारे वर्कआउट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर सेट दिए गए हैं, एक रिसर्चर है जो कंपेयर करता है टू सेट्स को, करिकुलम जो मटेरियल है उनके, ऑर्डर टू डिटरमाइन विच सेट ऑफ द जर पेडालॉजिकली साउंड, ठीक है, मोर पेडालॉजिकली साउंड कौन सा कर रहा है, ठीक है। तो स्टडी जो है वो सोर्स ऑफ एरर में एज अ एक्ट ऑफ, तो सोर्स ऑफ एरर की तरह कौन सा एक्ट करेंगे इसमें से, तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली हमारी बायसनेस। यहाँ पर नेगेटिव कंसेप्ट डायरेक्टली दिख रहा है बायसनेस, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर दिख रहा है हमारा बायसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हमारी कि जो प्राइमरी सोर्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, अदर मटेरियल जो होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी वे में। तो जो फर्स्ट हैंड हमारा अकाउंट होता है यूजुअली जो रिटर्न होता है वो रिलायबल होता है, नियर द इवेंट अकर्ड होता है। तो जो फाइंडिंग है, केसेस हैं, स्टडीज़ हैं ग्रुप की, उस चिल्ड्रंस के ग्रुप की, तो वो क्या है, जो ऑटिज्म ग्रुप था उनका कंसिडर किए जा सकते हैं एज अ प्राइमरी सोर्स, उनको क्या किया जाता है एज अ प्राइमरी। तो सी, फाइंडिंग ऑफ केस स्टडीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। नेक्स्ट में क्या है, कंसेप्ट है जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी होती है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। यहाँ पर क्या पूछा गया है, टीचर जो है वो प्रिपेयर करती है टेस्ट ऑफ मेजरिंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो सोशली एक्सेप्टेबल हो बिहेवियर किसी भी पार्टिसिपेंट का स्कूल में प्रोग्राम में, तो जो रिलायबिलिटी है किस टाइप की है,
कंसीडर किया जाए, जिसको इम्पॉर्टेंट माना जाए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो कौन सी है हमारी इंटर रेटर, जो अलग अलग रेटर हैं वो रेट करते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। क्योंकि जो कंसेप्ट है इंटर रेटर रिलायबिलिटी का, वो क्या कहता है, वो रेफ़र करता है कि रिलेटिव कंसिस्टेंसी जो होती है जजमेंट की, सेम स्टिमुलस पर दो और दो से ज़्यादा जब रेटर क्या करते हैं, जजमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पर, तो वो जो सर्वे, जो हमारा रिसर्च होता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी का, वो रिलेट करता है ऑब्जर्वेशन किसी भी पर्सन में, इंटरव्यूअर, ठीक है, जब भी वो ऑब्जर्वेशनल डाटा को कलेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से। अब यहाँ पर बात की जाती है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, पार्सिमनी क्या होता है, प्रिंसिपल है सिंप्लिसिटी एक्सप्लेनेशन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है रिवीजन वीडियो में, सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना। उसके बाद एम्पैरिज्म क्या है, एक थ्योरी है ह्यूमन नॉलेज की, यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस बताती है, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिसीजन की, वो एक क्वालिटी की बात करते हैं। प्रिसीजन क्या बात करता है, क्वालिटी की बात करता है। तो देखिए कीवर्ड लिख लीजिएगा, पार्सिमनी, सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना। यहाँ पर आ जाएगा एक्सपीरियंस, प्रिसीजन आ गया, क्वालिटी की बात करते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि जो करेक्टर है क्वालिटी का, वो क्या हो, ऑब्जेक्टिविटी हो उसमें, सब्जेक्टिविटी ही बचाए। जो फैक्ट है वो फैक्ट्स पे ही बेस्ड हो, इन्फ्लुएंस ना हो किसी पर्सनल बिलीव्स और फीलिंग पे ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल 21 की बात की जा रही है, 21A ऑफ 2002 एक्ट। Which of the following set of the factor pose hurdle in achieving target of universalization of elementary education in India? को क्या हर्डल बनता है, तो मटेरियल टू इंश्योर मिनिमाइज, जो मिनिमम लेवल है लर्निंग का, ऑब्वियसली ये एक हर्डल नहीं है। तो अगर हम 1 को रिमूव करते हैं तो हमारा सी डिटेक्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बाउंड्री, अगर वॉल्स की बात करें तो यहाँ से इसको हम डिडक्ट कर सकते हैं, और इससे हमारा ऑप्शन ए और सी इवन डी तीनों ही डिडक्ट हो जाते हैं, और हमारे सामने आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऑफर मैनी टाइप ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, गेटिंग वन ऑफ द सच टाइप इज द कम्युनिटी कॉलेज, समटाइम जूनियर कॉलेजेस भी, ठीक है। 2 साल के जो स्कूल्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं अफोर्डेबल पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी, पाथवे टू द 4 ईयर डिग्री। तो ये जितने भी स्कूल हैं ये ऑफर करते हैं लेवल ऑफ असेसिबिलिटी को फाइनेंस के टर्म में और जोग्राफिकली। हाँ, अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो जवाहर नवोदय विद्यालय है, JNV, ठीक है, एक ग्रुप है बोर्डिंग स्कूल्स का जो प्रोवाइड कराता है टॉप क्वालिटी की एजुकेशन, और वो भी बहुत कम फीस में, ठीक है। ये चलाते हैं जैसे नवोदय विद्यालय समिति जो होती है, जो न्यू दिल्ली में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होता है, टी। ICT के कंसेप्ट को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये आप सबको पता होगा कौन कौन सा लर्निंग जो है इन्वॉल्व की जाती है हमारी कंसेप्ट डिस्टेंस एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि करिकुलर डिज़ाइन प्रोसेस में कौन सा जो है एसेंशियल पार्ट है। तो एसेंशियल पार्ट हमारा कौन सा है कि जो इनपुट है प्रोसेस है, और जो इंस्ट्रक्शन है जो आउटपुट निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब 67th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज़ अ मैक्सिमम स्कोप ऑफ चेंज इन करिकुलम कंसेप्ट बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन, किस में है ये, तो ऑब्वियसली ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेशन के ही हाथ में होता है ये सब कुछ। फिर करिकुलर मॉडल की अगर बात करें, टीचर जहाँ इंजॉय करता है मैक्सिमम ऑटोनॉमी को, तो मैक्सिमम ऑटोनॉमी को कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, ग्रास रूट मॉडल में।
उसके बाद है ऐसी अप्रोच पूछी जा रही है जो करिकुलम डिज़ाइन कंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेशन विल बी मैनिफेस्ट, उसको मैनिफेस्ट करती हो। तो ये हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेशन इन करिकुलम डिज़ाइन विल बी मैनिफेस्ट इन कंसेप्ट मैपिंग एज अ टूल फॉर करिकुलर चॉइस, गेटिंग। सो कंसेप्ट मैपिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, जो टाइम टू टाइम बीच में लिया जाता है मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन रेंज करता है फॉर्मल भी, इनफॉर्मल इवेल्युएशन भी की जा सकती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टीचर जो है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो है क्या करती है, बच्चों को असेस करती है इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स की अटेनमेंट को। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, सी, लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कॉन्टिन्यूसली। अब नेक्स्ट है हमारा जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा, एल्टन मायो से याद रखना, एल्टन मायो। एल्टन मायो क्या है, HRM, ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात करती है। तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली, मैंने रिवीजन वीडियो में भी बहुत अच्छे से कराया था ये, तो यहाँ से ध्यान रखना एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, और यहीं से आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं करेक्टरिस्टिक करेक्टली कि जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, क्लियर हायरार्की होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, डिवीजन ऑफ वर्क और लेबर होता है, सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स होते हैं, बिल्कुल सेट होते हैं। मैंने मधुमक्खी का एग्जाम्पल भी आपको दिया था, मैंने एक राजा का एग्जाम्पल भी दिया था, ब्यूरोक्रेसी पे अलग से भी वीडियो बनाई थी और रिविजन वीडियो में भी इसको कराया था। उसके बाद कॉर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर और एक्सपर्ट पावर, इनकी अगर हम बात करें तो ये होते क्या हैं हमारे, देखिएगा जो हमारी कॉर्सिव पावर होती है वो परसीविंग एबिलिटी होती है हमारी, जो परसीव करते हैं, परसीव्ड एबिलिटी होती है जो प्रोवाइड करती है कॉन्सिक्वेंसेस को कि जो परफॉर्म नहीं की जाती। और ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो मैनेजर है वो फोर्स करता है एम्प्लॉयज़ को टू फॉलो एन ऑर्डर बाय थ्रेटनिंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है, विद मे बी पनिशमेंट, मे बी रिवॉर्ड, मे बी, वो मतलब कि अपनी पावर दिखाता है एक तरह से, ठीक है। तो रिवॉर्ड पावर क्या होती है, जो परसीव्ड ऐसी एबिलिटी होती है जो कि प्रोवाइड करती है थिंग्स को कि जो लाइक बाय द मेंबर्स, लेजिटिमेट पावर, जो कि एक तरह से क्या होती है, ऊपर वाली पावर होती है जिसमें रिवॉर्ड दिए जाते हैं परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट टर्म में जो असाइन करते हैं। एक्सपर्ट पावर क्या होती है, जो परसेप्शन से रिलेटेड होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो रेलिवेंट करते हैं एजुकेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू जो किया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं, इस पे अलग से भी वीडियो बना चुके हैं हम कि हाई टास्क है और लो रिलेशन है तो क्या होगा। अब हाई टास्क और हाई रिलेशन है तो क्या होगा, देखिए मैं फिर से बताती हूँ, जब भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मेक दिस डायग्राम ऑन ए 4 साइज शीट, टेलिंग, सेलिंग, कंसल्टिंग, डेलीगेटिंग। अब यहाँ से पकड़िएगा बात को, यहाँ पर टास्क क्या है, हाई है, रिलेशन क्या है, लो है, क्योंकि ये टास्क को दिखाता है, ये रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। तो जो टास्क है वो हाई है, तो यहाँ पर पहले देखिए फर्स्ट पढ़िएगा, हाई टास्क, टास्क हाई कहाँ है, ऑब्वियसली यहाँ पर है, और लो रिलेशन है, रिलेशन बिल्कुल लो है यहाँ पर, तो मैच कर दीजिए। सेकंड पढ़िए, हाई टास्क और हाई रिलेशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर है, टास्क भी हाई है और रिलेशन, टास्क भी हाई है, रिलेशनशिप भी हाई है, ठीक है। सेलिंग पर पहुंच जाइए, सेलिंग पर। उसके बाद हाई रिलेशन है, रिलेशन तो हाई है बट टास्क लो है, ठीक है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर पहुंच जाइए। अब लो रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन भी लो और टास्क भी लो, कर लो जी बात, डेलीगेटिंग स्टाइल अपनाना पड़ेगा यहाँ पर फिर लीडर को। अब एक प्रिंसिपल है स्कूल का, उन्होंने प्लान किया है कि टारगेट करेंगे एक्टिविटीज़ को, प्रोग्राम्स को टू बी अंडरटेकन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल लग रहा है ये आपको, तो ये क्या है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग होती है दैट इज़ नोन एज अ ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव। कोई ऑब्जेक्टिव जब सेट करते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट होता है जो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कहलाता है, ठीक है, कि पहले से प्लान करना
जो टारगेट है लंबे समय तक ग्रोथ के लिए जो टारगेट रखा जाता है वो प्लानिंग किस में आती है, हम जब लंबे समय के लिए किसी चीज़ के बारे में प्लान करते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग में आती है। वो पर्सपेक्टिव जो प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो सपोर्ट करता है नेसेसरी मैप्स को, डायग्राम्स को, प्रोवाइड करता है गोल्स, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज, वो कुछ भी हो सकती है। हम स्ट्रेटजीज बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, गोल सेट करते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है ये, बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ब्लूप्रिंट होता है, गोल जो है सेंटर्ड होता है। बेसिक पर्पस पूछ रहे हैं एजुकेशनल सुपरविजन का। भाई एजुकेशनल सुपरविजन क्यों होना चाहिए, ये किस चीज़ के लिए होता है? ऑब्वियसली इंश्योर करने के लिए कि कितनी इफेक्टिव चल रही है टीचिंग लर्निंग। भाई सुपरवाइजर जो आते हैं सुपरवाइज करने, तो सिर्फ बच्चों को सुपरवाइज करने भी नहीं आते, वो सिर्फ टीचर्स को सुपरवाइज करने भी नहीं आते, वो स्कूल को भी सुपरवाइज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुपरवाइज करते हैं, वो हर चीज़ को सुपरवाइज करते हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के एम्बियंस को स्कूल में बनाए रखने के लिए, इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए सुपरविजन होता है। तो सुपरविजन जो है क्रिएटिव डायनामिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि फ्रेंडली गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वो बता के जाते हैं अगर आपके स्कूल में कोई कमी है तो एफिलिएशन नहीं मिलती है, आपको कमी बताई जाती है कि आपको ये सब करना है, इन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है हम दोबारा से सुपरवाइज करेंगे, देन हम क्या देंगे, एफिलिएशन देंगे। सुना होगा आप लोगों ने कि दैट पर्टिकुलर स्कूल इज एफिलेटेड बाय सीबीएसई, बाय हरियाणा बोर्ड, ठीक है, तो एफिलिएशन के लिए सुपरविजन होते हैं। तो वो डायनेमिक प्रोसेस होता है, फ्रेंडली गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है, उसमें डायरेक्शन भी दी जाती है टीचर्स को, पीपल्स को इंप्रूव करने के लिए टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को, ठीक है, कंप्लीट किया जाता है। डिजायर्ड गोल है ताकि जो एजुकेशन के उनको पूरा किया जा सके। उसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात की जा रही है, नॉर्म रेफरेंस की बात की जा रही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट की जब बात करते हैं तो जब हम प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, वीकनेस स्ट्रेंथ को निकालते हैं बच्चों की, उनकी हेल्प करने के लिए। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन सा होता है? जिसमें हम दूसरे के साथ उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर टेस्ट लें, हमारा नेट जो है वो क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। यहाँ पर हमें ये नहीं है जैसे सी टेट, एच टेट, अदर टैट्स में होता है कि आपने आउट ऑफ 150 90 ले लिए तो आपका क्लियर है, वट एवर, किसी ने 120 लिए हैं उसका भी क्लियर है, किसी ने 90 लिए हैं वो भी, वो क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे नेट में क्या होता है कि जिसके भी ज़्यादा आए तो मेरिट पे होता है, तो यहाँ कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ, वहाँ कंपटीशन अपने साथ होता है कि हमें सिर्फ 90 मार्क्स तक पहुँचना है। बट यहाँ हमें सिर्फ 90 का टारगेट नहीं बना सकते, यहाँ हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारा कंपैरिजन दूसरों के साथ होगा। तो ये नॉर्म होता है, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ऑब्जेक्टिव के, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो टेस्ट होते हैं। यहाँ पर परसेंटाइल की बात की जा रही है, आपको पता होगा परसेंटाइल की क्या बात करते हैं हम। जैसे देखिए अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, यहाँ पर हमारा मीन की बात करते हैं। जब हम नॉर्मली क्या करते हैं, परसेंटेज होती है तो हमारी होती है जैसे +1 +2, ठीक है, यहाँ पर इधर माइनस होती है। बट वहाँ पर क्या होता है हमारा, जैसे अगर मान लो सपोज करो हमारा +2 है तो यहाँ तक की पूरी जो है वो क्या होती है, परसेंटाइल में इंक्लूड होती है। परसेंटाइल में पूरी कंप्लीटली क्या होती है, इंक्लूड होती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्लोजली किससे रिलेटेड है मीनिंग ऑफ टर्म एप्टीट्यूड, ठीक है, तो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, पोटेंशियल, पोटेंशियलिटी तो देखते हैं कि कितना पोटेंशियल है बंदा, ठीक है, क्योंकि जब एप्टीट्यूड है उसके नेचुरल एबिलिटी की नॉलेज को एक्वायर करना, स्किल्स जो है उसमें कितनी पोटेंशियल है करंटली, उन एबिलिटीज़ को ही तो चेक किया जाता है उनके एप्टीट्यूड में। यहाँ पर बात की जा रही है कि इंटरेक्टिव स्टेज की, हमारी 3 तरह की स्टेज होती हैं, प्री, फिर ड्यूरिंग, फिर पोस्ट, ठीक है। तो टीचिंग के ड्यूरिंग जो इंटरेक्टिव जो हमारी स्टेज होती है टीचिंग में, तो उसके कॉर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनको सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली इंटरेक्टिव जो फेज होता है टीचिंग का वो क्लासरूम इंटरेक्शन में होता है, जहाँ टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। इंटरचेंजेस होते हैं टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, जो इनिशिएशन होते हैं या रिस्पॉन्स कह सकते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। जो टीचर होती है एक्टिवली इन्वॉल्व होती है बच्चों के साथ उनकी लर्निंग प्रोसेस को इंटरेक्शन में, ठीक है, इंटरेक्शन के थ्रू। प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, हु इज सैड
टू बी द प्रोपोनेंट ऑफ एडेप्टिव प्रोग्राम। एडेप्टिव प्रोग्रामिंग का किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? क्राउडर को। जो नॉर्मन क्राउडर थे, इनका पूरा नाम क्या था? नॉर्मन क्राउडर। ये कहते थे कि जो प्रोपेंट हैं, जो अडेप्टिव प्रोग्रामिंग है, इनको कहा जाता था प्रोग्राम लर्निंग के, क्योंकि इस टाइप की लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग जो मटेरियल होता है वो लॉजिकली टेस्टेड होता है, सीक्वेंस में होता है, टेक्स्ट बुक की तरह। एक जैसे टेक्स्ट बुक में सब कुछ सीक्वेंस में होता है, चैप्टर 1 आता है, फिर चैप्टर 2 आता है, ठीक है। टीचिंग मशीन्स और कंप्यूटर्स जो इनमें जो होता है सब कुछ लॉजिकली सीक्वेंसेस टेस्ट में होता है। अब राइटिंग ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, प्राइमिंग की बात की जा रही है, प्रमोटिंग की बात की जा रही है, टेस्टिंग की। थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, स्मॉल ग्रुप होते हैं, जब ट्राई आउट होता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का, वो रिटर्न होते हैं, ठीक है। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है लर्निंग आउटकम को स्टेट करते हैं मेजरेबल टर्म्स में, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं लर्नर्स के एक्सपीरियंस को, और उन्हें बनाते हैं कि जो स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन है वो तरीके से हो सके। और जो प्राइमिंग होती है वो क्या होती है? वो एक इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स होते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो वो इंट्रोडक्टरी क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्राइमिंग एक तरह की टेक्निक होती है जो कि अगर कहें, जिसमें कि जो इंट्रोडक्शन होता है एक स्टिमुलस इन्फ्लुएंस का, कि किस तरह से जो पीपल हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस को, ठीक है। तो उसके बाद अगर प्रॉम्प्टिंग की बात करें, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? एक शेपिंग बिहेवियर होता है, स्टेप बाय स्टेप। प्रॉम्प्टिंग करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जो बिहेवियर है उसको प्रॉम्प्ट किया जाता है। टेस्टिंग क्या होती है? विड्रॉल होता है प्रॉम्प्ट्स का, कि किस तरह से वो प्रॉम्प्ट्स हो रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके विड्रॉल होते हैं, उनको उनकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होता है वो। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद 87th में क्या कह रहे हैं कि मॉडल पूछा जा रहा है, जो कम्युनिकेशन मॉडल है, ऑप्टिमम स्कोप कौन सा है एनकोडिंग और डिकोडिंग मैसेज के लिए? तो वो क्या है हमारा? ट्रांजैक्शनल मॉडल है, जो कि कोलैबोरेशन पे बेस्ड है। तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, एनकोडिंग डिकोडिंग मैसेज जो है वो मैक्सिमम स्कोप पर होंगे कोलैबोरेशन में जब हम काम करेंगे। उसके बाद ऑप्टिमम यूज़ की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, अभी हमने पीछे पढ़ा था सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का जो है प्रिंसिपल, ठीक है। हैज़ बीन एम्पेरिकल डेमोन्स्ट्रेट थ्रू विच मॉडल ऑफ द इंस्ट्रक्शन, किस मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर हम कहें तो ये वाला वर्क होता है। तो ऑब्वियसली ये हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल है, जो कि स्किनर की है, प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। यानी कि जो ऑप्टिमम यूज़ है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हैज़ बीन, जो एम्पेरिकली डेमोन्स्ट्रेटेड होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल के थ्रू, क्योंकि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है वो मेथड है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक नए सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट्स के सामने, ग्रेड को, सीक्वेंस को, कंट्रोल्स को, कंट्रोल करने की स्टेप्स को, स्टूडेंट्स के वर्क को थ्रू द प्रोग्राम मटेरियल। एक प्रोग्राम चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है झुकने की। अगर बात की जाए तो ये क्या है? मस्कुलर डायस्ट्रोफी है। किस तरह से ये कॉमन टाइप है? क्योंकि ये क्या है, जो डुकनी है, मोस्ट कॉमन टाइप है ये मस्कुलर जो डायस्ट्रोफी है, DMD। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आर यू गेटिंग मी? ये क्या है? एक जेनेटिक, इट्स अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो प्रोग्रेसिव जो मसल्स हैं उसको क्या करता है? डीजेनरेट कर देता है, वीक कर देता है। और जो बच्चा होता है, डुकने मसल्स डायहिड्रोफी से क्या हो जाता है? चल भी नहीं पाता है, लेट वॉकर हो जाता है। स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कि जो स्टूडेंट्स है विद लर्निंग डिसेबिलिटी शो perpetual impairment affecting perpetual skills such as thinking, reasoning, etc. नेक्स्ट आता है हमारा सेरेब्रल पैल्सी। क्या होता है? ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत अच्छे पार्ट्स हैं ये।
जिनको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूजन होता ही क्या है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए किस बच्चे में कौन सी डिजीज़ है, उस डिजीज़ से किस तरह से वो सफ़र करता है और उसको किस तरह से रिमूव करना है हमें, और किस तरह से बच्चे को हेल्प होगी, किस तरह से स्किल सिखाई जाएंगी। तो जो सेरेब्रल पैल्सी है वो डिसऑर्डर होता है रिलेटेड टू मूवमेंट में या पोस्चर में प्रॉब्लम आती है। जो हमारा होता है कॉन्टीजेनिटल जो होती है हमारी, वो क्या होती है, हाइपस रिलेटेड होती है, वायरस इन्फेक्शन होता है ये एक तरह का, अगर हम कहें तो, जो जिससे क्या हो जाता है, हियरिंग लॉस हो जाता है। डिसलेक्सिया सबको पता है, आप सबको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रीडिंग वर्ड्स और लेटर्स की। फिर उसके बाद बात की जाए तो लास्ट हमारा है नाइस्टेगेमस। ये क्या होता है, एक रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, हमारी आंखों की इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट है। जब बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज़ पर हम फोकस करते हैं, बच्चे ऐसे आंखें बंद करके ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये किस चीज़ का रिजल्ट होता है, ब्लर्ड विजन, जब ब्लर दिखता है, ठीक है, कोज्ड बाय अनइवन कर्व ऑफ कॉर्निया, जो लेंस होते हैं आइज के, ठीक है, अनइवन कर्व हो जाता है वहाँ पर। ग्लूकोमा किस वजह से होता है, फ्लो फ्लूइड, जो आइज में फ्लूइड होता है वो रिस्ट्रिक्ट सा हो जाता है, उसकी वजह से होता है। हाइप्रोपिया क्या होता है, कॉमनली जो बिल्कुल ही क्या होता है, फेलियर ऑफ कॉर्निया, जो आइज में कॉर्निया होता है वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। रेटिनिटिस क्या होता है, जब ये एक हेरिडिटिकल डिसऑर्डर है, ध्यान रखना ये एक हेरिडिटिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेटिना में प्रॉब्लम आती है, आंखों की रेटिना से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। मॉर्फन जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये इनहेरेंट डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको डिसऑर्डर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रोविज़न है जो कि अप्रोप्रिएट एड्रेस करता है लर्निंग नीड्स को स्टूडेंट्स की, जो डिसेबल्ड हैं या इम्पेयर्ड हैं। तो ऑब्वियसली जब उन पे इंडिविजुअली ध्यान दिया जाएगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली ग्रेटर प्रोमाइज फॉर प्रोफेशनलिज्म ऑफ द टीचर इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेवलपिंग टीचर कोड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 96 क्वेश्चन की, तो जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है वो कंसर्न करती है उन एक्टिविटीज़ और उन कोर्सेज़ के साथ जो कि सर्व किए जाते हैं टीचर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारे पर्पसेस हैं कि अपग्रेड करे वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स को, नॉलेज को, इंटरेस्ट को सब्सिक्वेंटली इनिशियल ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है, इन सर्विस, यानी कि जब ड्यूरिंग द टीचिंग बात की जाती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें एजुकेशन में, तो इसका एम क्या है, इम्प्रूव करना ऑब्वियसली क्वालिटी को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जो एजुकेशन है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो इन्हें क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अडेप्ट करने के लिए, अडोप्ट करने के लिए कि कॉन्टीन्यूस जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हांस किया जा सके, और इन्हांस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात कर रहा है प्रोफेशन से रिलेटेड, जो टीचिंग एज अ प्रोफेशन है। तो ऑब्वियसली जो टीचिंग है एक प्रोफेशन है जो कि मदर ऑफ ऑल ऑक्यूपेशन है, जो कि मदर ऑफ ऑल ऑक्यूपेशन है। इज इट क्लियर? दोबारा से सुनिए, टीचिंग इज अ प्रोफेशन दैट इज मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन है वो इम्प्लाइज करता है सेट ऑफ एटीट्यूड्स को, ऑब्वियसली। फिर उसके बाद है इट हैज़ अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, ठीक है। और इट हैज़ इट्स ओन कोड, इसके अपने कोड ऑफ मॉरल एथिक्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, हम पढ़ते भी हैं, जो हमारे प्रोफेशनलिज्म के जो एथिक्स होते हैं। टीचिंग क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशन, टीचिंग ही है जो अदर प्रोफेशंस को क्रिएट करती है।
नेक्स्ट है हमारा, डायरेक्टली आप लोगों को पता चल रहा है टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो मूक की बात यहाँ की जा रही है, जो कि इफेक्टिव सप्लीमेंट है प्रोवाइड करने के लिए टीचर एजुकेशन को डिस्टेंस मोड के थ्रू। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं वो एक मॉडल है डिलीवर करने के लिए ऑनलाइन कंटेंट को किसी भी पर्सन तक, जो भी चाहता है, जो भी उस कोर्स को पसंद करता है, जो लेना चाहता है, जिसके पास थोड़ी लिमिट है, ठीक है, जो लिमिटेशंस हैं आने जाने की इस वजह से। नेक्स्ट अगर हम मॉडिफाइंग बात करें टीचर बिहेवियर की इन टर्म ऑफ एविडेंस सपोर्टेड बाय द रिसर्च, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सबसे हमारा अप्रोप्रिएट क्या है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन एनालिसिस प्रोसीजर फॉर क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर, क्योंकि जो इंटरेक्शन एनालिसिस होता है वो एक टेक्निक होती है, ठीक है, कैप्चर करने की, कि जो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव डायमेंशंस हैं टीचर के, वो उसके वर्बल बिहेवियर के क्लासरूम में। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशनल सिस्टम होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इन चीज़ों को कैप्चर किया जाता है, वर्बल बिहेवियर को टीचर्स के और स्टूडेंट के, कि ये डायरेक्टली कि क्या रिलेशन है उनके बीच में, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और ये रिलेटेड भी किससे है, हमारा सोशल इमोशनल क्लाइमेट से। क्लासरूम का जो सोशो इमोशनल क्लाइमेट है वो इसी वजह से क्या होता है, डेवलप होता है, एक अच्छे इंटरेक्शन की वजह से टीचर और स्टूडेंट्स में। सो होप आपको मज़ा आया होगा। ये सब हमारा जो एनालिसिस हैं पेपर का उनके साथ, और रोल नंबर आ चुके हैं, टाइम बहुत क्लोज है, तो ज़्यादा वीडियोस का वेट ना करें, जितना हो सके रिवाइज एवरीथिंग। गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।